हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में मानसून और उससे संबंधित गतिविधियों पे हम आज चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और क्रमशः आपकी क्लासेस चलती रहें। शुरू करते हैं। भारत में मौसम या मानसून। देख, किसी भी देश का जो मानसून है उसके भू आकृति पे निर्भर करता है। उसकी बनावट कैसी है और उससे संबंधित उसके लोकेशन कैसे हैं, आकृति कैसी है। भारत में एक तरफ समुद्र है तो एक तरफ हिमालय पर्वत रेंज है, जो भारतीय जलवायु और भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। अब भारत में यहाँ पे विषुवत रेखा है और मैंने एक आपको छवि बनाई थी विश्व की, और उसमें गोलार्ध में आपने देखा था कि जो डोल्ड्रम है, डोल्ड्रम 0 डिग्री से 5 नॉर्थ 5 साउथ के बीच में एक शांत पेटी होती है, उसे डोल्ड्रम बोला जाता है। और डोल्ड्रम के बाद में एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा 23.5 डिग्री पे होता है, लेकिन 30 से 35 डिग्री साउथ, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हाई प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट की तरफ भागता है हवा। जहाँ पे वायुदाब ज़्यादा होगा और जहाँ पर वायुदाब कम होगा, तो वायुदाब ज़्यादा के तरफ से वायुदाब कम की तरफ हवाएं भागती हैं। अब ये है हाई प्रेशर बेल्ट और ये है लो प्रेशर बेल्ट। तो हाई प्रेशर बेल्ट के तरफ से जब व्यापारी पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती हैं और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। अब जब यहाँ पर हवाएं दक्षिण पश्चिम की तरफ आती हैं और दक्षिण में उत्तर पश्चिम की तरफ जाती हैं, और ये विषुवत रेखा के पास जब जा कर के पहुँचती हैं, तो विषुवत रेखा के पास में 0 डिग्री से 5 नॉर्थ और 5 साउथ, यहाँ पे शांत पेटी है। यहाँ पे शांत पेटी है, यहाँ तक हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं। न तो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं पहुँच पाती हैं और ना ही दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं पहुँच पाती हैं। तो पहुँचती फिर है क्या? जैसे ही ये हवाएं यहाँ पहुँचती हैं कि ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और यहाँ पे आएंगी तो उठ करके फिर अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगी और उत्तर में अपनी दाहिनी की तरफ मुड़ जाएंगी। और यहाँ पे क्या करेंगी कि उठने के पश्चात
एक सर्किल बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे उठने के पश्चात एक सर्किल बन जाएगा यहाँ पे, जिसे बोला जाता है चक्र। और अगर इसे ज्योग्राफी की भाषा में बोला जाए तो कोशिका, यानी कि फेरल कोशिका के नाम से जाना जाता है, हेडली कोशिका के नाम से जाना जाता है, हेडली कोशिका, फेरल कोशिका के नाम से जाना जाता है, और ध्रुवीय कोशिका। 3 कोशिकाएं बनती हैं, फेरल, हेडली और ध्रुवीय कोशिका। तो यहाँ पे जब एक चक्र बन जाता है तो ये ऊपर उठता है, कुछ हवाएं ऊपर चली जाती हैं और जा करके संवहनीय वर्षा विषुवत रेखा पे करवा देती हैं। अब यहाँ पर ध्यान लगा करके ये समझने की कोशिश है कि किस तरह से ये हमारे भारत के मानसून से प्रभावित होता है, ये हवाएं हमारे भारत के मानसून से कैसे जुड़ी हुई होती हैं। आप एक 0 डिग्री देशांतर समझ लीजिए, इसे देशांतर, और इसे 0 डिग्री, देखिए ये हो गया आपका देशांतर 0 डिग्री, और ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर के भाग को हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, या उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध के मतलब है कि गोला का आधा भाग, गोलार्ध, गोल आर्ध, अर्ध, गोला का आधा भाग, यानी पृथ्वी का आधा भाग उत्तर में अक्षांश से ऊपर हो गया, और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो कहाँ पे है? तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 डिग्री देशांतर से और 0 डिग्री अक्षांश के बीच में जो यहाँ पे मिलन होता है, ये इसे कहते हैं गिनी का तट। ये गिनी के तट पे मिलन होता है और अटलांटिक महासागर में होता है। तो अटलांटिक महासागर तो हमारा है नहीं, जो ये बिंदु हमें देखने को मिलता है, ये बिंदु अटलांटिक महासागर में है। 0 डिग्री देशांतर लंदन से गुजरता है, और लंदन से यानी कि 0 डिग्री जिसे कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम GMT, प्रधान यामोत्तर रेखा, इससे भारत का लोकेशन क्या है? तो हम 5.5 घंटा देशांतर से आगे हैं। 5.5 घंटा, 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट हम किससे आगे हैं? 0 डिग्री देशांतर से। और किधर हैं? आगे जब भी बोला जाता है, साथियों इस बात को याद रखिएगा, जब देशांतर में आगे बोला जाए मतलब हम पूर्व की तरफ हैं, और जब यहीं पर पीछे बोला जाए, पीछे का मतलब हम पश्चिम की तरफ हैं। पश्चिम की तरफ मतलब कि अगर 0 डिग्री देशांतर पर इस समय 1 बज रहा है, तो एट द टाइम भारत में क्या बजेगा? तो भारत में इसमें 1 जोड़ दीजिए, मतलब 6:30 बज रहा होगा। और यहीं पर पूछ लिया जाए कि पश्चिम में 5.5 घंटे का अंतर पश्चिम में कितना बजेगा, तो यहीं पर जो 1 बज रहा है, अगर 1 PM है तो 1 PM में आप 5.5 घंटा घटा दीजिए, तो जब 1 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 7:30 बज रहा है। सुबह का AM है, सुबह का 7:30 बज रहा है। तो जिस लोकेशन पे भारत है, इसके मतलब कि वो उत्तर में तो है, लेकिन उत्तर में उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। हमारा अगर इस भाग को हमने 1/4 विभाजित कर दिया इस गोले को, तो पहले तो हम अक्षांश से उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध कहे और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहे। लेकिन हमें अपने लोकेशन को जो कि देखना है, तो देशांतर के पूर्व में है या देशांतर के पश्चिम में है। इधर हैं तो पूर्व में है, इधर हैं तो पश्चिम में है। हमारा भारत इधर है,
तो पूर्व में है। तो अगर भारत पूर्व में है तो हम हैं उत्तर पूर्व में, यानी हम लोकेटेड हैं यहाँ पे लोकेटेड हैं। और 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। और साथियों यहाँ पे 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा हमारा 23.5 डिग्री पे हमारा कर्क रेखा है, और कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरता है। यानी जब कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरता है तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा। अब तापमान का प्रभाव कैसे पड़ेगा कि व्यापारिक हवाओं के बीचों बीच में भारत पड़ता है। जब व्यापारिक हवाओं के बीचों बीच में पड़ता है तो क्या इसकी कुछ गतिविधियां हैं। और दूसरी बात कि विषुवत रेखा के जब हम दक्षिण में बात करते हैं तो जो व्यापारिक हवाएं चलती हैं वो हवाएं दक्षिण में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इनका रूट होता है, और वहीं उत्तर में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होता है। तो दक्षिण में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ इनका मुख होता है, और उत्तर में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ मुख होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से फेरल का नियम लागू होता है और ये फिर उल्टा हमारे भारत की तरफ मुड़ जाती है। तो साथियों ये इस बात को आप समझ गए होंगे कि व्यापारिक पौने हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं, और भारत व्यापारिक पौनों के मध्य में पड़ता है, और जो कि व्यापारिक पौनों के मध्य में पड़ते हुए हम यहाँ पे उष्णकटिबंधीय ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट आता है पूरा उष्णकटिबंधीय में, ये बेल्ट आता है उष्णकटिबंधीय बेल्ट में। यानी हम उष्णकटिबंधीय बेल्ट में हैं, परंतु हमारी बनावट ऐसी है, हमारे भारत की आधारभूत संरचना ऐसी है, हमारी भू आकृति ऐसी है कि जो हमारे यहाँ पर कई प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने कल के क्लास में बताया था कि कोपेन महोदय ने 9 प्रकार के विभाजन को विभाजित किया था जलवायु को हमारे भारत के, और 9 प्रकार के जलवायु में उन्होंने वो सारी विशेषताएं बताई थी जो विश्व के 9 प्रकार की जलवायु की विशेषताएँ थीं, वो सारी हमारे भारत में देखने को मिलता है। तो अब व्यापारिक पवनों का प्रभाव से किस तरह से हमारे मानसून, हमारे भारत के मानसून पर पड़ता है प्रभाव, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय मौसम के 4 सिद्धांत हैं, और 4 सिद्धांतों की वजह से इन्हें प्रभावित किया जा सकता है। बोलने को तो केवल बोल दिया जाता है कि भारत में मानसून आ गया, भारत में मानसून की वजह से खेती अच्छी होती है, भारत में मानसून से अगर अच्छी बारिश हुई तो नदियाँ अच्छी चलेंगी, प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रवाहित होंगी। लेकिन क्या भारत के मानसून केवल एक कारण से आता है या अलग अलग उनके कारण होते हैं? कई बार आप देखते हैं कि पेपर में, न्यूज़पेपर में निकलता है कि इस बार के जो मानसून होंगे वो मानसून कमज़ोर होंगे। कई बार निकलता है कि इस बार का मानसून ज़्यादा हावी होगा, और कई बार आता है कि अचानक से बादल फट गया, अचानक से बाढ़ आ गई। अब ये अपवादिक रूप से अगर नेपाल से छोड़े गए पानी को भूल जाया जाए तो अचानक से बाढ़ आने के 2 कारण होते हैं। या तो अत्यधिक रूप से बारिश हुआ हो जिसे बादल फटना कहा जाता है। बादल फटने का मतलब ये कतई नहीं है कि बादल फट गया और पानी गिर गया, और बादल में पानी खूब भरा हुआ था, बादल फट गया पन्नी की तरह और गिर गया, ऐसा नहीं होता है। होता है ये कि जब क्लाइमेट इतना ज़्यादा हावी हो और जब संघनन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और 100% सापेक्षिक आर्द्रता पूरा हो जाता है, तब जाकर के अचानक से कहीं का बादल अचानक से पूरा बारिश करा दे तो उसे कहा जाता है बादल का फटना, जो कि वहाँ पे बाढ़ और मानहानि हर प्रकार के नुकसान होते हैं, इसलिए बादल को फटना कहा जाता है। लेकिन वो भी मानसून से प्रभाव रखता है। तो कैसे रखता है? भारत में ताप की विशेषता पहली चीज़ है कि ये 4 सिद्धांत हमारे भारतीय मौसम को, इन भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। 4 सिद्धांत में पहला सिद्धांत है भारतीय मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत, तो हम तापीय सिद्धांत पे पहले बात कर लेते हैं। तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिसे बोला जाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय जोन।
ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अभी मैं इस पे बताता हूँ। इस कारण दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये विषुवत रेखा है, ये उत्तर, ये दक्षिण, और जो दक्षिण की व्यापारिक पौने हैं वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पौने, ध्यान रहे, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हुआ, लेकिन एक लकीर आप ऐसे पार कर दीजिए, तो ये हुआ नॉर्थ ईस्ट और ये हुआ साउथ वेस्ट, यानी उत्तर पूर्व हुआ और ये दक्षिण पश्चिम हुआ। और एक रेखा आप ऐसे खींच दीजिए, तो ये हो गया साउथ ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट? पूर्व और उत्तर के मध्य के भाग को, दोनों को मिला करके उत्तर पूर्व कहा गया। पूर्व और दक्षिण के मध्य के भाग को मिला करके दक्षिण पूर्व कहा गया। वहीं पर दक्षिण और पश्चिम के मध्य के भाग को दक्षिण पश्चिम कहा गया और उत्तर और पश्चिम के मध्य को उत्तर पश्चिम कहा गया। अब यहाँ पे आप देखिए, जो हवाएं चल रही हैं उनका लोकेशन किस तरह से है, आप ऐसे रखिए, देखिए, है ना, एकदम दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम जा रही है। तो इनका बदलाव कैसे होगा, मैं भी आपको बताता हूँ। दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पौने विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आती हैं और फेरल नियम के तहत जैसे आई और जैसे ही ये पार कर गई तो यहाँ पे क्या है, दाहिने मुड़ना है और यहीं पे फेरल नियम लागू हो जाता है। ये हवाएं गम मध्य घूम जाती हैं और जब ये घूमेंगी तो ये सीधे भारत पे आएंगी और भारत पे आकर के जाएंगी यहाँ पे 2 शाखाओं में और फिर मानसून होगा, यहाँ पहाड़ मिलेगा, बारिश होगा। तो ये छोटी सी पॉइंट जो यहाँ पे देखने को मिलता है, अभी मैं इसको बहुत विधिवत और विस्तृत तरीके से आपको समझाता हूँ। दक्षिण पश्चिम मानसून पवन भारतीय उपमहाद्वीप में 2 भागों में विभाजित हो जाती है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका अरब सागर शाखा और दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी का शाखा। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सब आप समझ गए लोकेशन। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। दक्षिण पश्चिम कैसे हो, दक्षिण पूर्व कैसे है, उत्तर पूर्व कैसे है, उत्तर पश्चिम कैसे है, इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। भूगोल में केवल कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है, याद करोगे भूल जाओगे, समझ लोगे हमेशा याद रहेगा। अब ये हमारा जो भारत देश है, महान भारत देश, ये विषुवत रेखा है और ये आपका अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। और इधर आपका हो गया म्यांमार और ये दक्षिण पूर्व एशिया हो गया। कर्क रेखा आपके बीचों बीच से गुजरता है, इसे आप कर्क रेखा समझ लीजिए।
और ये आपका हो गया मकर रेखा, जो कि हमारे भारतीय मानसून से इसका कोई लेना देना नहीं, फिर भी आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि कैसे ये इधर उधर हो जाता है, आप देखेंगे। मकर रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ताप की बात है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब हमारे यहाँ क्या होता है, ITC-Z जो है वो आ जाता है हमारे लगभग में 12 से, यानी कर्क रेखा के इस पार आ जाता है। ITC-Z का मतलब होता है तापमान के मानक, तापमान के मानक कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर तिब्बत का या अन्य जगह का होता है तो भागता है, ये एक सूर्य के प्रकाश का मिलने का, जहाँ से सूर्य का प्रकाश का अंतिम छोर होता है, तो उसे लगभग ITC-Z के रूप में मान लिया जाता है। अब जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब ITC-Z जो है, ITC-Z इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है, ये हमारा दक्षिणायन होता है और सूर्य का प्रकाश के लगभग पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जैसे कि इस समय हो रहा है, इस समय हो रहा है, और जैसे जैसे जब आएगा जून का महीना आएगा जब, तब जून में क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश हमारी कर्क रेखा पे पड़ेगा और फिर ITC-Z जो एक धारा ऐसी चल रही है, ये भाग के कहाँ पे आ जाएगी, 25 पे, 25 डिग्री अक्षांश उत्तर में आ जाएगी। और जैसे ऊपर आएगी यानी कि कर्क रेखा के जस्ट ऊपर, मतलब ये है कि लगभग हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को ये टच कर जाएगी। यानी पहाड़ी क्षेत्रों को जब टच करेगी और सूर्य का प्रकाश जब यहाँ होगा, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ITC-Z जो है ठंडी के समय में दक्षिणायन हो जाता है, तो गर्मी के समय में उत्तरायण होगा, तो दक्षिण के भी कुछ रेखाओं का भाग ऊपर भगेगा, यानी तापमान ऊपर कन्वर्ट होगा। तो जब तापमान ऊपर कन्वर्ट होगा तो हमारे यहाँ बनेगा लो प्रेशर बेल्ट, यानी निम्न वायुदाब पेटी। और जब यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी बनेगा तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण में हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, और ये विषुवत रेखा की जो आधार यहाँ बन रही है वो फिर ऊपर बनेगी। यानी जैसे ही ये हवाएं ऐसे चल रही हैं, तो नॉर्मली समय में जब विषुव का समय होता है, विषुव का मतलब ये हुआ कि जब सूर्य विषुवत रेखा पे पड़ता है, तब ये दोनों जो धाराएं हैं व्यापारिक पवनें वो पैरेलल चलती हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, और फिर वो संवहनीय धारा के रूप में बारिश कर देती हैं। लेकिन जैसे ITC-Z उत्तर गया, मतलब कह सकते हो सूर्य उत्तरायण हुआ, और फिर ये हवाएं विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं, और जैसे पार करेंगी तो यहाँ फेरल का नियम पहले से काम कर रहा है कि उत्तर में दाहिने मुड़ेंगी, तो फिर ये जैसे इधर जा रही हैं तो ये मुड़ करके ऐसे हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या है जो कि इसकी अपेक्षा, ध्यान रहे यहाँ अपेक्षा की बात है, जब यहाँ भारत की अपेक्षा यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ लो प्रेशर बेल्ट है, तो हवाएं किधर भगेंगी, हवाएं भगेंगी तुरंत घूम जाएंगी। अभी ये जा रही हैं उत्तर, और यहाँ पे फेरल का नियम लग जाएगा, यानी कोरियालिस बल का नियम कह सकते हो, फेरल का नियम भी कह सकते हो, और यहाँ पे तुरंत ये उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्व में भागने लगेंगी। और जब ये उत्तर पूर्व भागेंगी हवाएं, तो जो कि लंबी दूरी तय करके आई हैं, मकर रेखा के आसपास उस पार से आई हैं, तो ये इतनी लंबी आई, तो ये आर्द्र हैं, यहाँ पे पानी ये खूब लिए हुए हैं, एकदम भरी हुई हैं, बस ये बह रही हैं, पानी ले करके हवाएं बह रही हैं। और ये मुड़ी किधर, ये मुड़ी भारत की तरफ, ये मुड़ी ऐसे जा रही हैं, और यहाँ पे दो भागों में विभाजित हो गई। एक तो हवा का पैरेलल, जो कि ये क्या है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, तो पर्वत के नीचे जाएंगे तो श्रीलंका के बीच से होकर के एक धारा इधर निकल गई, एक धारा हवा की इधर निकल गई, और एक धारा हवा की इधर निकल गई। तो जो निकल गई इधर अरब सागर की धारा कहलाई, इधर निकल गई तो बंगाल की खाड़ी की धारा कहलाई। अब ये हवाएं दो धारा में भारत के पहले मुड़ गई, तो एक जब इधर आई तो एक कहाँ जाएंगी, ये हवाएं ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे
अब ये इनकी जो ताकत है, ये ताकत लंबी दूरी में फैल गई। तो एक निकल गया नॉर्थ ईस्ट में, कंबोडिया, थाईलैंड उधर निकल गया, एक म्यांमार आदि पे निकल गया, और एक कुछ धाराएं मुड़ी हमारे पैलर, जो कि यहाँ भी हमारे म्यांमार के और भारत के शाखा में पर्वत मालाएँ हैं। और जो ये हमारी बिंदु गई, तो ये यहाँ पे आ करके बंगाल की खाड़ी जैसे ही प्रवेश करती है नॉर्थ ईस्ट पे, तो नॉर्थ ईस्ट पे जो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया है, ध्यान रहे इसको आप लोग ऐसे समझिएगा, ये है मेघालय, लेकिन मेघालय से ऐसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है। और ये बंगाल खाड़ी से जब यहाँ पे हवाएं प्रवेश की, तो यहाँ पे कटोरा की भांति ऐसे ही खाई है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, 3 तरफ से घिरी हुई हैं, बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। अब हवाएं जैसे अंदर प्रवेश की, अभी हवाएं ऊपर भागने लगी। जैसे ऊपर हवाएं जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि क्षोभ मंडल में मैंने बताया था कि जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाती हैं तो तापमान गिरता है, और जब तापमान गिरता है तो जाहिर सी बात है जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और संघनन की प्रक्रिया बनने लगेगी। तो यहाँ पे जैसे ही गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर हवाएं ऊपर जाती हैं तो वहाँ पे संघनन की प्रक्रिया बनता है, और जो कि अभी तत्काल बंगाल की खाड़ी से लेकर के पानी वो प्रवेश ही की थी, और ऊपर गई संघनन बना और बारिश खूब हुआ। इसीलिए विश्व का सर्वाधिक बारिश मासिनराम मेघालय में होता है, गारो खासी पहाड़ियों पे होता है, चेरापूंजी में उसके बाद होता है, और अन्य जगहों पे बारिश कम होता चला जाता है। तो यही जो ये आपको दिख रहा है, ये मेघालय का पार्ट है। और यहाँ पे जब पहाड़ी पे टकराती हैं तो यहाँ पे सर्वाधिक बारिश हुआ, क्योंकि ये हवाएं पैरेलल प्रवेश की। अब ये हवाएं जो कुछ यहाँ गई, लेकिन कुछ हवाएं ऐसे प्रवेश की, तो यहाँ से कहीं बारिश करते करते अब जो कि हिमालय पर्वत है, ये बहुत ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ पे जाते हुए हवाएं ऐसे प्रवेश करने लगी। अब इधर प्रवेश की, इधर ऐसे, अब ये ऐसे चलने लगी। तो जैसे जैसे जो ये हवाएं, अब इसको खिचड़ी नजर आ रहा है तो इसको आप ऐसे थोड़ी देर समझ लीजिए। एक शाखा ये, अब ये जैसे जैसे उत्तर पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रही हैं तो इनके हवाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन जो पानी था इनके पास में, जल था इनके पास में, वो बारिश हो गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं हैं, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं हैं, वो जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं, इनका पानी बरसने का यानी पानी देने का औसत कम होता चला जाता है। यानी हवाएं तो प्रवेश करेंगी, बढ़ेंगी, लेकिन बारिश का जो आधार है वो कम होता जाएगा। सर्वाधिक बारिश इधर होगा, और जैसे जैसे पश्चिम पहुंचेंगे बारिश कम होगा। अब यहाँ पे जा किधर रही हैं, उत्तर पूर्व की तरफ, तो फिर इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, दक्षिण पश्चिम, इसीलिए इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये तापिए, अब एक शाखा तो ये हो गई, और दूसरी शाखा हो गई कौन सी, अरब सागर की। तो अरब सागर की शाखाएं यहाँ पे जैसे प्रवेश अरब सागर की शाखा करती है, तो ये जो पश्चिमी घाट रेंज है, यहाँ पे बारिश करते हुई ऐसे बहती हुई चली जाती है। अब यहाँ खूब बारिश होगा, जिधर पवना विमुख और पवनामुख, 2 शब्द याद रखिएगा। पवनामुख का मतलब ये हुआ कि हवा के तरफ जो मिलने वाला आधार है उसे पवनामुख कहते हैं, वहाँ बारिश ज़्यादा होगा। पवनाभिमुख मतलब ये हुआ कि पहाड़ी के पीछे का भाग, विमुख भाग, उधर बारिश नहीं होगा, तो उसे वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये जब इधर से बहती चली गई, और यहाँ पे जो कि ये पश्चिमी घाट है, तो इधर जब हवा नहीं आई तो बारिश यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे हवाएं और तो जाएंगी, तो ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज से हवाएं प्रवेश तो भारत में कर गई, लेकिन वो ऐसे बहती चली जाएंगी। अब राजस्थान में बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये अरावली अगर ऐसे होती तो यहाँ टकराती और यहीं पर रुक जाता, हवा ऊपर बढ़ती, बारिश हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर पैरेलल है, और हवाएं पैरेलल बहती हुई चली गई। तो ये कहाँ जाके टकराएंगी, अरब सागर की शाखा जा करके कश्मीर में टकराती है, जा करके हिमालय में टकराती है, जा करके पंजाब में टकराती है, जा करके उत्तराखंड में टकराती है, और फिर बारिश होता है कश्मीर,
हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में अरब सागर की शाखा जा करके उत्तर पश्चिम भारत में या उत्तर भारत में बारिश ज़्यादा कराती है। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता होगा कि सर फिर दोनों में से ताकतवर शाखा कौन सी है? तो ताकतवर शाखा अरब सागर की है। जैसे आप अगर एनर्जी दोनों लोग एक साथ लेकर के चलिए, लेकिन एक लोग का ज़्यादा लंबी दूरी तक चलना हो और कई शाखाओं में विभाजित करना हो तो एनर्जी कम हो जाएगा। और एक व्यक्ति एक जगह एनर्जी उठाया और डायरेक्ट एक ही जगह पे फोकस कर दिया तो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज़्यादा ताकतवर है, जबकि ज़्यादा दूरी तक बंगाल के खाड़ी की शाखा दौरा करती है, परंतु जो बारिश का आधार है वो अरब सागर की शाखा ज़्यादा करती है। अब इन दोनों के आधार पर तो आप ये समझ में आ गया, लगभग भारत के 75% बारिश इसी मानसून से होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि क्या ये कंप्लीट हो गया? तो नहीं, केवल मात्र तापीय कारण मैंने अभी बताया है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत, ये तापीय सिद्धांत का है। अभी इसी पर विषुवत पछुआ पवन भी होगा और इसी पर आपका जेट स्ट्रीम भी काम करेगा और इसी पर अभी एल नीनो भी काम करेगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पछुआ पवन कैसे क्या करता है, तो हम इसको दूसरे कॉन्सेप्ट की तरीका से आपको समझाते हैं। अब जिस तरह से उत्तर यानी दक्षिण पश्चिम मानसून आपने देखा, और इसके अभी कारण में एक है केवल तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत हम अभी चर्चा कर रहे थे। तो तापीय सिद्धांत के अंतर्गत ही जब सूर्य उत्तरायण हुआ, सूर्य उत्तरायण हुआ, तब ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है ये उत्तर में खिसक गया। जब उत्तर में खिसक गया तो जो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें बहती थीं वो बंद हो गईं, और जब बंद हो गईं और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी हवाएं जब विषुवत रेखा को पार की तब फेरल नियम के तहत ये उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लगी और भारत में प्रवेश कर गई। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होगा, सूर्य मकर रेखा के तरफ होगा, मकर रेखा के तरफ, तब भारत की स्थिति कैसी होगी? तब तो उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें भी चलना शुरू हो जाएंगी। और फिर वो किस तरह से भारत में आएंगी? जैसे कि नाम आप सुने होंगे लौटता हुआ मानसून। तो दोस्तों लौटता हुआ मानसून कुछ नहीं होता है, होता है उत्तर पूर्वी पवनें जब वो चलती हैं तो पानी कहाँ से उठाती हैं? बंगाल की खाड़ी से। इसीलिए उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। वो पानी उठाएंगी क्योंकि जब ग्रीष्म काल के समय इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है ये उत्तरायण हो जाता है, तब दक्षिण की जो व्यापारिक पवनें हैं वो विषुवत रेखा को पार करती हैं और फेरल नियम के तहत वो भारत में प्रवेश करती हैं और बारिश करवाती हैं। उसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। उसी तरह से जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलना फिर प्रारंभ कर देती हैं, और जब मकर रेखा के तरफ सूर्य पहुंच जाता है तो हमारे यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट ज़्यादा हो जाता है, और वो क्या होता है कि उत्तर पूर्व से चलती हैं और बंगाल के खाड़ी से पानी उठाती हैं और तमिलनाडु में बारिश कर देती हैं। तो ठंडी के समय में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बारिश होने का कारण यही है। तो अब हम पहले आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें फिर से चलना प्रारंभ कर देती हैं, जिसे हम लौटता मानसून या उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, और तमिलनाडु पे बारिश करवाती हैं। तो ये रहा हमारा महान भारत।
चलिए ये ले लीजिए। अब ये विषुवत रेखा और मकर रेखा, मकर रेखा 23.5 और कर्क रेखा हमारा ये है ही है, कर्क रेखा। अब सूर्य हुआ दक्षिणायन, सूर्य दक्षिण में प्रवेश किया जिसे दक्षिणायन कहते हैं। अब जो जब हमारा सूर्य उत्तरायण हुआ था तो व्यापारिक पवनें जो चलना बंद की थी, अब वो क्या होगा, व्यापारिक पवनें फिर चलना शुरू कर देंगी। अब जब ये व्यापारी, अब इधर ये बंगाल की खाड़ी है, अब पवनें आ रही हैं। अब ऐसा भी कह लीजिए, अब ये जब पवनें आएंगी तो यहाँ पे बारिश, अब देखिए यहाँ से आ रही है शुष्क बन के, लेकिन जब बंगाल के खाड़ी में प्रवेश की तो यहाँ पानी उठा ली और यहाँ पे पूर्वी तट है, आप जानते हैं। अब आके यहाँ टकराई, कुछ तो ऐसे निकल आएंगी और जब ये ऐसे टकराई तो यहाँ पे बारिश कर दी, यहाँ पे बारिश कर दी। तो ठंडी के समय में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सर्वाधिक तमिलनाडु में बारिश होता है और चावल की खेती वहाँ पे 3 बार होती है। चावल की खेती जब उत्तर भारत में गेहूं बोया जाता है तब भी तमिलनाडु में चावल की खेती आराम से की जाती है क्योंकि वो क्लाइमेट यहाँ पे मिल जाता है। अब एक बात आपको ये समझनी है कि जो यहाँ से पछुआ पौने आती हैं, जेट स्ट्रीम आता है पछुआ पौने, तो पछुआ पौने इसके मैं तो अगले क्लास में मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो आज मैं नहीं बताऊंगा वो अगले क्लास में बताऊंगा। लेकिन फिर भी उत्तर पूर्वी मानसून जो ये है, शुष्क हवाएं चलती हैं और यहाँ से आकर बंगाल की खाड़ी में पानी उठाती हैं और तमिलनाडु में बारिश करा देती हैं। अब यहाँ का वृष्टि छाया क्षेत्र और यहाँ का वृष्टि छाया क्षेत्र, जब दक्षिण पश्चिम मानसून होता है तब पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है और जब उत्तर पूर्वी हवाएं आकर के तमिलनाडु में बारिश करती हैं तब पूर्व के वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। लेकिन क्या उसके बाद यहाँ फिर बारिश और कहीं नहीं होता है? तो साथियों ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कुछ ना कुछ हवाएं ऐसी जगह पा जाती हैं कि वो प्रवेश करके और कहीं ना कहीं बारिश कराती हैं, चाहे विंध्याचल रेंज के पास बारिश हो, चाहे अरावली का। अब यहाँ के एक हवा आती है पश्चिम से, जिसे पछुआ, जेट के नाम से पछुआ जाना जाता है, भारत में प्रवेश करते हुए चलती है और ये बहुत ज़्यादा झुंड में चलती हैं और एक तो निकल जाती है ऊपर और एक भारत के तरफ आती हैं। अब मुड़ते हुए तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है ठंडी का समय तो ये नीचे आ जाती हैं, यहाँ प्रवेश करने लगती हैं और फिर पंजाब, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इधर पूरे में जो ठंडी के समय में बारिश होता है, इसे मावट कहा जाता है भारत में, मावट इस बारिश को। तो जब बारिश होता है तो हमारे पूरे भारत में लगभग पानी मिल जाता है। तो 75%, अभी ध्यान आपको ये रखना है, शीत ऋतु में उत्तर पूर्व में व्यापारिक पवनें पुनः चलने लगती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून लेकर के आती हैं, बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प ग्रहण करती हैं, तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। जी ये मैंने अभी बताया स्ट्रक्चर था। अब आपको ये देखना है कि भारत में जो मानसून के आधार है, साथियों अभी मानसून हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि एक क्लास में जो कि नहीं कंप्लीट हो पाएगा, इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट को आज ले लिया है, कुछ पॉइंट को मैं अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो बेसिक पीटी फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में %75 लगभग वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है।
लगभग 5 से 7% वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होता है। लगभग 2 से 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होता है। विक्षोभ से होता है, जो कि मैंने भी आपको बताया था। और जो भी बच रहा है अन्य प्रतिशत, ये वर्षा मानसून पूर्व या यल नीनो और ला नीनो का प्रभाव होता है। नीनो का प्रभाव होता है या किसी अन्य गतिविधि जो मानसून पूर्व होता है उसके आधार पर होता है। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।